कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद कुछ कच्चे मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले इलाके के एक बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ उस जमीन पर बने कच्चे मकानों को ढहाने के लिए पहुंचे थे, जिसका वहां रहने वाले लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां बने मकानों में आग लगा दी गई। इससे पहले दोनों गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इस लड़ाई से पहले एक गुट के लोग खुदाई करने वाली मशीन लेकर वहां पहुंचे और विवादित जमीन पर बने घरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उसके सामने आ गए और इस कार्रवाई को लाठी की ताकत से रोक दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरक सिंह पर बीजेपी में फिर से मंथन शुरू हो चुका है। बताया गया कि बीजेपी के 5 बड़े नेताओं से हरक सिंह रावत की बातचीत हुई है। हाल ही में पार्टी से बर्खास्त हरक सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें थी, लेकिन हरीश रावत ने माफी की शर्त रख दी और उत्तराखंड कांग्रेस के एक खेमे ने उनकी वापसी में रोड़ा अटका दिया और अब पता चल रहा है कि वो फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं। फिल्म गहराइयां का ट्रेलर जारी हो गया। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म गहराइयां का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 11 फरवरी को ऑनलाइन रिलीज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में भारत की मदद से बन रही कई परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की खरगोन में एक बोरवेल के अंदर कुत्ते के 3 बच्चे गिर गए। इसके बाद करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों से ऑनलाइन बैठक की और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार पर हुई ईडी की छापेमारी पर नाराजगी जताई। 2 दिन पहले ईडी ने अलग अलग ठिकानों पर करीब 23 घंटों तक ये छापेमारी की थी, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त करने का दावा किया गया। बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव की हार सामने है। उत्तराखंड बीजेपी ने 70 में 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 10 मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया है, जिनमें हरिद्वार की खानपुर सीट से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का नाम शामिल रहा, जो अपने बयानों और कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी जगह उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट में 10% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं, लेकिन पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी और यमकेश्वर से विधायक ऋतु खंडूरी को टिकट नहीं मिल पाया। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 2007 वाले फॉर्मूले के तहत बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, उम्मीद जताई है उसकी। बिहार की सत्ता में सहयोगी जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी चुनाव के लिए अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच 2007 के फॉर्मूले पर गठबंधन होना चाहिए। जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी में आखिरी बार चुनावी गठबंधन 2007 में हुआ था और इस वक्त जेडीयू 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार जेडीयू ने उम्मीद जताई है कि अगर गठबंधन हो तो 2007 के तरह ही सीटों का भी बंटवारा किया जाए, यानी 22 सीटों के आसपास ही उन्हें दी जाए। खबर है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही है, लेकिन जेडीयू ने यूपी चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होता है तो फिर जेडीयू अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। और इधर उत्तराखंड चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, उनमें अल्मोड़ा और द्वाराहाट विधानसभा सीट भी शामिल रही है। और अल्मोड़ा सीट से मौजूदा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान की जगह कैलाश शर्मा, जबकि द्वाराहाट सीट से मौजूदा विधायक महेश नेगी की जगह अनिल शाही को उम्मीदवार बनाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही दोनों नेताओं के समर्थक उनसे मिलने पहुंच गए और फूल मालाएं पहनाकर उन्हें टिकट मिलने की बधाई दी, जबकि कुछ समर्थकों ने टिकट मिलने की खुशी में दोनों उम्मीदवारों को मिठाई भी खिलाई। मैंने कभी भी ये नहीं कहा पार्टी से कि उनका टिकट बदल के मुझे दीजिए। जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कटी, उनमें हरिद्वार की खानपुर सीट भी शामिल रही, जहां तमंचा लहराने और अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जगह उनकी पत्नी कुंवर रानी देवयानी को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा 7 और विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों की टिकट कट गई, जिनमें यमकेश्वर से पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी का नाम भी शामिल रहा। जबकि कई बड़े चेहरों पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर खटीमा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वहीं हरिद्वार से लगातार 4 बार विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को 5वीं बार भी टिकट मिल गई।
इसके साथ ही धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को श्रीनगर सीट से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी एक बार फिर उनकी सितारगंज सीट से मौका दिया गया है, जबकि पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते और अब बीजेपी में शामिल हो चुके प्रीतम सिंह पवार को उनकी धनौल्टी सीट से टिकट दी गई। यही नहीं, 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई सरिता आर्या को पार्टी ने नैनीताल सीट से उम्मीदवार बनाया। मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण पर 7 जनवरी को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से जारी किया, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने मेडिकल कॉलेजों में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही ठहराते हुए ये टिप्पणी की कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और सामाजिक न्याय के लिए ये जरूरी है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही बताया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि केंद्र को आरक्षण देने से पहले अदालत से इजाजत की जरूरत नहीं है। एक याचिका में केंद्र सरकार के ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी पार्टी ने ट्वीट करके दी, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनकी एक फोटो भी ट्वीट की गई। हालांकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार सरकार ने राज्य में लागू कोरोना बंदिशें 6 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया। हैदराबाद की मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाने की मांग की। इससे पहले उन्होंने 2019 में भी इसी से जुड़ी एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की थी। अब उन्होंने अपनी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग रखी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्लब हाउस ऐप का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रियंका के अलावा मुस्लिम संगठन रजा अकेडमी ने भी मुंबई पुलिस से इस मामले में केस दर्ज करने की अपील की। आरोप है कि इस ऐप में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के ऊपर विवादास्पद टिप्पणियां की जाती है। कोरोना के खतरे के बीच देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की 5 लैब बंद हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन 5 लैब के बंद होने की वजह रही रिएजेंट केमिकल। ये वो केमिकल है जिसका इस्तेमाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका अहम रोल होता है। खबर है कि रिएजेंट केमिकल की कमी कुछ लैब के लिए परेशानी का सबब बन रही है और 5 लैब तो इसकी कमी की वजह से बंद करनी पड़ी है, जिसका असर ये हुआ कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट आई। किसी वायरस के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी होती है। कोरोना के मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए भी देश की कई लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार के स्कूल खोलने के फैसले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्य में सोमवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जबकि कोरोना भी वहां तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद जब सरकार ने ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने पर मोहर लगाई तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि स्कूल खुलेंगे जरूर, लेकिन कोरोना नियमों का भी सख्ती से पालन होगा और अगर कोई स्कूल ना आना चाहे तो वो उसकी मर्जी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 24 जनवरी से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते हुए ही स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। जिसके बाद बीजेपी ने इस फैसले को जल्दी में उठाया गया कदम करार दिया। पार्टी ने कोरोना के बढ़ते खतरे का हवाला देकर उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया। हमारे सभी कॉमन प्लेसेस में रिस्ट्रिक्शन है और एक तरफ हम स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने दलील दी कि सुरक्षा उपायों के साथ स्कूल खुलने से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। सभी स्कूल कॉलेजेस बंद होने के नाते थोड़ा उनको ऑर्गेनाइज करके उनको वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आना थोड़े चैलेंजिंग निश्चित तौर पर होता है। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक वहां पिछले 19 दिन में करीब 18,000 बच्चे महामारी की चपेट में आए, जिनकी उम्र 1 से 10 साल तक बताई गई। यही नहीं, राज्य में कोरोना की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई और इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को आगाह भी किया। महाराष्ट्र में जो वीकली पॉजिटिविटी है, जैसा हमने ऊपर दिखाया है,
ये लगभग 2% से बढ़कर अब 22% हो गई है। राज्य में बच्चों के स्कूल खुलने के फैसले को IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी गलत ठहराया। जब तक बच्चों का पूरा वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनको स्कूल में भेजना ये बहुत ही गलत साबित होगा। हालांकि मुंबई के नगर निगम BMC ने इस फैसले की वजह माता पिता की स्कूल खोलने की अपील को बताया। और माध्यम से हमको काफी सुझाव आ रहे हैं कि स्कूल अभी खोल देना चाहिए। सरकार के फैसले के तहत 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बलिया से चौंकाने वाली कुछ तस्वीर सामने आई। वहां एक इलाके में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची टीम पर एक आदमी ने हमला कर दिया। एक दिन पहले ये टीम नाव पर सफर करने वाले लोगों को टीका लगाने के लिए एक नदी के किनारे पर पहुंची थी, लेकिन नाविक इस टीम को देखते ही भड़क गया और वो नाव पर खड़े होकर बहस करने लगा। भाई हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, चलिए लगवाना सब लोग, हम नहीं लेंगे। बहस के बीच ही वो नाविक अचानक टीम के एक सदस्य पर कूद पड़ा और उसे धक्का देकर नदी किनारे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद टीम के लोगों ने नाविक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर भागने लगा। हालांकि लोगों के समझाने के बाद उसने वादा किया कि वो बाद में कोरोना का टीका लगवा लेगा, लेकिन वैक्सीन से बचने के लिए बलिया के एक दूसरे इलाके में तो एक आदमी पेड़ पर ही चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने में वैक्सीन अभियान से जुड़ी टीम के पसीने छूट गए। वैक्सीन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े आदमी ने बहाना बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों नहीं लगाएंगे इंजेक्शन आप? हमारा डर लगता है। हालांकि कुछ देर बाद उसे नीचे उतारकर कोरोना का टीका लगा दिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कांग्रेस की एक नेता मेहर जहां को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, लेकिन उस लिस्ट में अपना नाम न होने पर पार्टी नेता मेहर जहां को बड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी इस बार उन्हें जरूर टिकट देगी और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। कि मुझे 12-13 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में। पहले भी मेरा टिकट हो रहा था, लेकिन वो लोकदल से जब गठबंधन हुआ तो मेरा टिकट रह गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब प्रियंका दीदी ने एक नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हम जमीनी स्तर से मेहनत कर रहे हैं, हम पुराने कांग्रेसी हैं। झंडा डंडा उठाए हम, खर्चा करें हम, मेहनत करें हम, कांग्रेस को जिंदा रखें हम। और ये जो है जब इलेक्शन का टाइम आता तो टिकट दूसरों को दे देते, तो क्या हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है ये? केरल के कणूर में लेफ्ट से जुड़े युवा संगठन DYFY और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। आरोप है कि DYFI के एक बैठक में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जबरन घुस गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद DYFI के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ ही देर में यह हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में नीली शर्ट पहने एक आदमी को कुछ लोग घेरकर पीटते दिखाई दिए, जबकि कुछ पुलिस वाले उसे भीड़ से बचाने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हालांकि जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उनमें से कई लोगों को गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाने लेकर चली गई। भगवंत मान पंजाब की धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि पंजाब में भगवंत मान संगरूर की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों पार्टी ने उन्हें अपना CM पद का उम्मीदवार भी बनाया है। धूरी हल्के से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मान साहब जीतेंगे। यूपी की जेवर विधानसभा सीट से RLD उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने अपनी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यह फैसला लेने की बात कही। पिछले दिनों ही अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी छोड़कर RLD में शामिल हुए थे। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे एक मसाज सेंटर पर छापा मारा और वहां से 22 लड़कियों समेत 55 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि इस मसाज सेंटर की आड़ में लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। 25 जनवरी से कटक में ओडिशा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। इसमें 18 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले आला हजरत बरेली शरीफ की मौलाना तौकीर रजा खान की बहू ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा की बहू निदा खान का आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बहू को कभी न्याय के लिए सहयोग तक नहीं दिया। निदा खान ने आरोप लगाया कि तौकीर रजा महिलाओं का सम्मान नहीं करते और प्रियंका गांधी का समर्थन करना उनकी राजनीति है। निदा खान ने आरोप लगाया कि 3 तलाक की वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। साथ ही निदा खान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अन्याय करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और योगी सरकार का समर्थन भी कर दिया।
मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही सपा की सरकार की बात, तो ये मामला सपा की सरकार में हुआ था और उस टाइम हमारे साथ इतनी ज्यादा ज्यादतियां हुई जिसकी कोई मेरे ख्याल से हद नहीं है। इन लोगों ने हमें कोर्ट में ही तेजाब की धमकी दी, उसके बाद हमारे घर में लोग आके मारपीट करके गए। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना ने एक भारतीय लड़के को अगवा कर लिया। इस बारे में अरुणाचल पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद तापिर गाओ ने ट्विटर पर लिखा है कि चीन की सेना ने 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के लुंगता जोर इलाके से 17 साल के लड़के का अपहरण किया था। इतना ही नहीं, सांसद ने यह दावा भी किया कि चीन ने उस लड़के के एक साथी को भी अगवा किया था, लेकिन वो उसके चंगुल से भाग निकला और बाद में उसने अपने दोस्त की खबर प्रशासन को दी। इसलिए बीजेपी सांसद ने अगवा लड़के को जल्द छुड़ाने के लिए भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की थी। वहीं सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने इस बारे में हॉटलाइन पर चीन की सेना से बात की और लड़के की लोकेशन शेयर करने और प्रोटोकॉल के तहत उसे भारत को लौटाने की मांग की। बताया गया कि वो लड़का शिकार करने और कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और तभी से वो लापता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सर्किट हाउस में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें वीआईपी और डीलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल हैं। सर्किट हाउस के कमरों की बनावट ऐसी होगी कि वहां से लोग समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। यूपी के सहारनपुर के एक गांव में लोगों के वैक्सीन न लगवाने की वजह से पूरे गांव को सील कर दिया गया। बताया गया है कि चकवाली नाम के उस गांव के बहुत से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, जिससे कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया। जिसके बाद वहां के एसडीएम ने सख्ती दिखाते हुए पूरे गांव को ही सील कर दिया। गांव के एंट्री पॉइंट पर लकड़ी की बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद किया गया और वहां पर कुछ पुलिस वालों की तैनाती भी की गई। पुलिस वालों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो वहां से गुजरने वालों का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करें। बताया गया कि उस गांव में वैक्सीन की 2 डोज लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाने वालों को ही आने जाने की इजाजत दी गई। एसडीएम ने एक फरमान जारी किया है जिसके तहत जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा वह गांव से बाहर नहीं जा पाएंगे। गांव वालों ने बताया कि इलाके के कुछ लोगों ने वैक्सीन पर अफवाह फैलाई, जिसके बाद गांव के लोग वैक्सीन लेने से डरने लग गए। बहुत लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं अभी जी, उनके लिए लगवाई गई है जो बहम है जी सबके अंदर। वो कह रहे हैं कि इस वैक्सीन से कुछ दिक्कत होती है। बताया गया कि चकवाली गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली, जिसकी वजह से प्रशासन को गाँव को सील करने जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मुंबई में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सामान लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरपीएफ ने इस तकनीक के जरिए 4 दिन पहले गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर एक बदमाश को पकड़ लिया, जो यात्री का बैग चुराकर भाग रहा था। इसी सिस्टम के जरिए इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है और पर्दाफाश के जरिए बड़ी संख्या में यात्रियों के सूटकेस, कैश, गोल्ड तमाम चीजें बरामद की गई हैं। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सीसीटीवी कैमरे कई स्टेशनों पर लगाए गए हैं, जिसकी खासियत ये है कि पहले किसी जुर्म में पकड़े गए बदमाशों को स्टेशन पर देखते ही वो आरपीएफ को अलर्ट कर देता है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें जो क्रिमिनल्स हैं, थेफ्ट के केसेस हैं उसको डिटेक्ट करने में सहूलियत हो रही है। आईएएस अधिकारियों के डेपुटेशन के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर गैर बीजेपी राज्यों ने ऐतराज जताया, तो केंद्र ने उसमें संशोधन तो किया, लेकिन नए प्रस्ताव ने आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि संशोधित प्रस्ताव को पहले से भी ज्यादा सख्त बना दिया गया और उसमें केंद्र को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए, जिसमें नया बवाल खड़ा हो गया। संशोधित प्रस्ताव में एक नया प्रावधान ये जोड़ा गया कि अगर
केंद्र सरकार किसी आईएएस अधिकारी को खास हालात या जनहित में डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाना चाहे तो राज्य सरकार को उस अधिकारी को तय वक्त में भेजना ही होगा। इतना ही नहीं, नया प्रस्ताव ये भी कहता है कि अगर राज्य सरकार वक्त पर फैसला नहीं लेती तो आईएएस अधिकारी को तय की गई तारीख से अपने कैडर से मुक्त माना जाएगा। यहां तक कि प्रस्ताव में डेपुटेशन पर केंद्र सरकार को दिए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या का फैसला भी खुद उसी पर ही छोड़ा गया है, जबकि अभी जो नियम है उनके मुताबिक अगर इस मामले में राज्य सरकार केंद्र से असहमत होती है तो मसले को सुलझाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। मतलब कि नया प्रस्ताव कहता है कि आईएएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन को मानना ही होगा, फिर चाहे राज्य सरकार उसे मंजूरी दे या ना दे। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने नए प्रस्ताव पर हमला बोला और आरोप लगाया कि इससे किसी भी आईएएस अधिकारी को डेपुटेशन पर लेने के लिए राज्य सरकार की राय मांगने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। और ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि कंधे पर बैग टांगे एक यात्री ने चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मगर पैर फिसलने की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया और ट्रेन के साथ घिसटने लगा। ये देख ड्यूटी पर तैनात टिकट चेकर नागेंद्र मिश्रा फौरन हरकत में आए और उन्होंने एक दूसरे आदमी की मदद से इस यात्री को प्लेटफॉर्म की तरफ खींचकर उसकी जान बचा ली। बताया गया कि इस घटना में उस यात्री को चोट आई, जिसे कुछ लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी पार्टी को जोरदार झटका देने में कामयाब रही और बीजेपी में शामिल हो गई। प्रियंका मौर्य को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। और ये आरोप लगाने के कुछ दिन बाद ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन गई। लखनऊ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनका पार्टी में स्वागत किया, जिसके बाद प्रियंका मौर्य कांग्रेस पर बरसी और आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी हुई। मैं पोस्टर गर्ल रही, मैंने अपनी बात भी रखी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को सुनने और समझने की क्षमता नहीं है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन पर भी उंगली उठाई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस में बगावत कर दी थी और टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। पहले से टिकट प्री प्लान थे, हमारे साथ धोखा किया गया। प्रियंका मौर्य कांग्रेस में महासचिव थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन को जोर शोर से चला रही थी। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस में 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा और प्रियंका मौर्य को भी उम्मीद थी कि उनके काम की वजह से उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज युवाओं पर केंद्रित घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोनों नेता दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दे रही है और उसने घोषणा की है कि यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में भी कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस की लिस्ट में 41 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिनमें 16 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, उनमें सहारनपुर, कैराना और शामली जैसे जिले शामिल हैं। पार्टी ने इस बार सहारनपुर से सुखविंदर कौर और मेरठ कैंट से अवनीश काजला को टिकट दिया है, जबकि कैराना से हाजी अखलाक और शामली अयूब जंग को उम्मीदवार बनाया गया है। टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग गिर गई। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया 2 स्थान खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उसे दक्षिण अफ्रीका से सीरीज 2-1 से गंवाने का नुकसान हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज 4-0 से जीतने का फायदा मिला और उसने पहले स्थान पर जगह बना ली। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल हो गई। बिहार के मधेपुरा में कुछ बाइक पर आए बदमाशों ने एक बैंक में लूटपाट की। बताया जा रहा है कि ये बदमाश वहां से करीब 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। खबर है कि चुनाव आयोग शनिवार के बाद भी रैलियों पर पाबंदी जारी रख सकता है। बंगाल में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी को लेकर जारी घमासान थमता नहीं दिख रहा। केंद्र की ओर से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद बंगाल सरकार ने 26 जनवरी को कोलकाता में होने वाली परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी झांकी निकालने का ऐलान कर दिया। इतिहास के तुले धराटा থেকে যারা বঞ্চিত করছে তারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই অস্বীকার করছে।
वहीं बीजेपी ने बंगाल सरकार पर बेवजह इस मुद्दे को तूल देने का आरोप लगा दिया। পশ্চিমবাংলার সরকার ট্যাবলোর চাইতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনীতি করতে, নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি করে এখানে লাভ তোলা। तुर्की के काहमान मराश से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां तेल की एक पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसमें भयंकर आग लग गई, जिसे बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां बुलानी पड़ी। लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये आग इतनी भीषण थी कि बड़ी ही तेजी के साथ फैलती चली गई। इस दौरान वहां कई तेज धमाके भी सुनाई दिए। थोड़ी देर में आग से निकला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। वहां इस भीषण आग को बुझाने में लगी दमकल की टीम के पसीने छूट गए और उन्होंने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जिस वक्त ये आग लगी तब वहां लगातार बर्फबारी हो रही थी। इसके बावजूद भी आग तेजी से बढ़ गई, लेकिन गनीमत है कि इस हादसे में सब लोग सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा जाएंगे। नड्डा वहां 20 विधानसभाओं के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, नब्ज टटोलेंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। नड्डा सुबह 10 बजे आगरा पहुंचेंगे। इसके बाद वो राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह करीब 11 बजे वो 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा बैठकों में संगठन की अब तक की तैयारियों के साथ ही प्रत्याशियों की चुनावी स्थिति के बारे में मंथन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे नड्डा चुनावी बैठक और डोर टू डोर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए बरेली रवाना होंगे। पीएम ने प्रकाश सिंह बादल से सेहत का हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उनकी सेहत का हालचाल पूछा। एक दिन पहले प्रकाश सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना राजपथ पहुंचे, जहां उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। हम हर साल की तरह इस साल भी एकदम पुख्ता बंदोबस्त करेंगे। कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के कोरोना पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले उन्होंने छिंदवाड़ा की एक सभा में विवादास्पद बयान दे दिया था। मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। नकुल नाथ के इस बयान पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए, ये नकुल नाथ जी नहीं बोल रहे, मैंने उनको देखा और सुना, अहम बोलता है। पंजाब में अवैध रेत खनन मामले में ईडी की रेड पर घमासान मच गया है। रेड के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताया। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के पास रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश चौधरी पहुंचे। आरोप है कि ईडी की रेड के जरिए सीएम चरणजीत चन्नी और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पीएम रैली रद्द होने के बाद ईडी के जरिए बदले की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ईडी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। न्यूज 18 से बातचीत में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की कार्रवाई से जुड़े सवाल का जवाब दिया और इशारों में खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। वो कहते हैं आप, उन्होंने चन्नी साहब पे कहा कि वो बेईमान है। भैया मेरी एक बात सुनो, तो ये चोर तुमने बस में चढ़ा, हाँ। तुमने बस में चढ़ा, देखा सामने लिखा था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इस बातचीत में सिद्धू आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे और पंजाब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए उन पर सवाल उठाए। जितनी जल्दी इसने रंग बदले हैं, मैं कह रहा हूं गिरगिट भी शर्मा जाए। इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल अपना आराध्य देव रखो गिरगिट, एंड गिरगिट की फोटो टिका के रखो, रोज सवेरे शाम मत्था टेको, गिरगिट भी शर्मा जाएगा। लेकिन सिद्धू जैसे ही केजरीवाल पर बरसे वो विरोधियों के निशाने पर आ गए और उन्हें खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। तो ये तो उन पे भी लागू होता है, सिद्धू पे भी। वो पार्टियां भी बदलते हैं और रंग भी बदलते हैं। सिद्धू से इस बातचीत में उनकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती पर भी सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी दोस्त के मुंह कैसे फेर सकते हैं। मैं किसी के साथ 20 साल क्रिकेट खेला हूं, ठीक है। मैं किसी के साथ, विराट कोहली, अगर वसीम अकरम के साथ, मैं वसीम अकरम के साथ कम से कम नहीं 6 से 7 साल कमेंट्री करता रहा हूं, तो क्या मैं पीठ करके खड़ा हो जाऊं उसको? लेकिन बीजेपी ने सिद्धू की दलील को गलत ठहराया और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ रची गई साजिश का जिक्र किया। वो जो हथियार गिराता है ड्रोन से हमारे पंजाब के अंदर, वो कैसे 200 रियाल दिलदार हो सकते हैं? भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा।
भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच दोपहर 2:30 बजे दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया 3 मैचों की इस सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। देश भर में कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनों में देरी हुई और 75 ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम पर शिवराज सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए कर्नाटक और तेलंगाना समेत देश के कुछ दूसरे राज्यों की तर्ज पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। हम इस ऑनलाइन गेम को मूल रूप से या तो प्रतिबंधित करेंगे अथवा उसमें कोई एक ऐसा बिंदु लाएंगे जिससे कि वो जांच का विषय पहले हो। हाल ही में भोपाल में एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। बताया गया कि वो ज्यादातर समय ऑनलाइन गेम ही खेलता था। इस खबर ने मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के माता पिता की चिंता बढ़ा दी। जब से अभी लॉकडाउन का इश्यूज हुए हैं, तब से वीडियो गेम्स और मोबाइल का यूसेज बढ़ गया है बच्चों के लिए। पटना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने गहनों के कारोबारी को गोली मार दी। ये घटना एक दिन पहले की है, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश कारोबारी पर गोलियां चलाते दिखे। सामने आए वीडियो में दोनों बदमाश पहले कारोबारी से बातचीत करते नजर आए, उसके बाद आराम से बैठे थे। बदमाश एकदम से खड़े हुए और कारोबारी पर गोलियां दागते दिखे। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, उन्होंने कई गोलियां चला दी। ये देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और उनमें भगदड़ मच गई। तभी दोनों बदमाश भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि बताया गया कि इस घटना में कारोबारी की जान बच गई। इसी दौरान वन विभाग के कर्मचारियों की वहां के पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वहां से सामने आए वीडियो में पूर्व सरपंच की पत्नी वन विभाग के कर्मचारियों को चप्पलों से पीटती नजर आई। सरपंच की पत्नी ने उन दोनों पर एक के बाद एक कई चप्पल बरसाए। मार। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में तो खुद सरपंच वन विभाग के कर्मचारी से मारपीट करता दिखाई दिया। सरपंच तो गुस्से में महिला कर्मचारी के बाल खींचकर उसे पीटता भी दिखाई दिया। धमकी दिली 2 दिवसापूर्वी। लाथाबुक्क्याचे मारहाण करून माझ्या मिस्टरांना चपलीनं मारहाण केली असं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सरपंच और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि सदर प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहे। वहीं इस घटना पर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता मेहर जहां फूट फूट कर रो पड़ी। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहर जहां का दावा है कि वो पिछले 13 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और पार्टी को जिंदा रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले उन्हें मुजफ्फरनगर सीट से उम्मीदवार बनाने का वादा किया गया था। जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बना दिया। टिकट नहीं मिलने से दुखी मेहर जहां का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपने दिल का दर्द बयां करते हुए बिलखती दिखाई दी। मैंने इतना बलिदान दिया है कि मैंने ना अच्छा खाया ना अच्छा पहना और मैंने कांग्रेस के ऊपर खर्च किया। यही नहीं, रोते हुए मेहर जहां ने प्रियंका गांधी के वादों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस से पहले से जुड़ी हुई महिलाएं हैं कि मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगी, लेकिन जमीनी स्तर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से वो पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं, लेकिन चुनाव आने पर पार्टी मेहनती कार्यकर्ताओं से मुंह फेर लेती है। खर्चा करें हम, मेहनत करें हम, कांग्रेस को जिंदा रखें हम, और ये जो है जब इलेक्शन का टाइम आता तो टिकट दूसरों को दे देते। मेहर जहां ने प्रियंका गांधी से न्याय की गुहार लगाई और न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या तक करने की धमकी दे दी। अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में काबुल एयरपोर्ट पर अपने जवानों पर हुए हमले का IS खुरासान से बदला लेने के लिए जो नाकाम एयर स्ट्राइक की थी, उसका वीडियो जारी कर दिया। 20 साल की जंग के बाद अगस्त में अफगानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिका ने काबुल में एक गाड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया था, लेकिन उसका ये ऑपरेशन बिल्कुल फेल रहा था, क्योंकि उसमें IS खुरासान के आतंकियों के बजाय 10 मासूम लोगों की मौत हो गई थी। जिसका वीडियो अब जारी किया गया, जिसमें पहली तस्वीर में काबुल की एक सड़क पर गाड़ियां दौड़ती दिखी, वहीं दूसरी तस्वीर में एक मोहल्ले में कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आईं। इसके बाद जो तीसरी तस्वीर सामने आई, उसमें कार में जोरदार धमाका होता दिखा। ड्रोन के हमले से धुएं का ऐसा गुबार फूटा कि कुछ पल के लिए सब कुछ धुएं में छिप गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने रिहायशी इलाके में खड़ी उस गाड़ी पर यह सोचकर ड्रोन दागे थे कि उनके अंदर IS खुरासान का सुसाइड बॉम्बर सवार है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। हमले में 10 आम लोग मारे गए थे।
हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पहले तो ड्रोन स्ट्राइक का बचाव किया था, उसे सही कदम ठहराया था, लेकिन बाद में जब ड्रोन स्ट्राइक की जांच हुई तो पता चला कि अमेरिका की सेना से बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद जब अमेरिका वहां से लोगों को निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन चला रहा था, तब वहां आतंकी संगठन ISIS के धड़े IS खुरासान ने आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसमें अमेरिका के 13 सैनिकों और 160 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। उस हमले के बाद अमेरिका की सेना के कान खड़े हो गए थे और उसे 3 दिन बाद ही काबुल के एक रिहायशी इलाके में खड़ी इस गाड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया। दावा ये किया कि कार के अंदर IS खुरासान का आत्मघाती हमलावर था, जिसने पूरी की पूरी कार को विस्फोट से भरा हुआ था ताकि एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट को धमाके से दहलाया जा सके। मतलब अमेरिका का दावा था कि बम से लदी कार से काबुल एयरपोर्ट फिर हमले की साजिश वहां पर थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस गाड़ी में कोई आतंकी नहीं बल्कि आम अफगान नागरिक थे और अमेरिका के उस ड्रोन स्ट्राइक में 10 लोग मारे गए थे। यानी इस तरह अमेरिका की एक चूक 10 मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गई।